हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और उनकी पुण्यतिथि थी कल और थोड़ी वीडियो लेट आ रही है। इस पर थोड़ा मैं इन पे अनुसंधान करना चाहता था, तो संक्षेप में जानेंगे इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, इथिक्स यानी सारे पार्ट में इन्होंने, अगर हम देखेंगे सारे पार्ट में, हम जीएस के हर एक पार्ट में इनके क्योट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 57वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उन्हें याद करने के लिए उनकी जीवन यात्रा को मोटे तौर पर दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला 15 अगस्त 1947 से पहले का, जब उन्होंने देश की आज़ादी के विकट संघर्ष में रत रहकर अपने जीवन के लगभग 9 साल जेलों में बिताए। इस दौर में उन्होंने हमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी बहुमूल्य पुस्तक भी दी, जिसका आज भी कोई तोड़ नहीं है। और दूसरा 15 अगस्त 1947 के बाद का, जिसमें वे अपनी आखिरी सांस तक देश के प्रधानमंत्री रहे और आधुनिक भारत का निर्माण किया। आज 21वीं शताब्दी के 21वें साल से हमारी नई पीढ़ी के लिए उन दुश्वारियों की कल्पना भी मुश्किल है जो आधुनिक भारत के निर्माण के दौरान नेहरू ने उठाई। इसे समझना चाहे तो बात को 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस बिल से शुरू करना होगा, जो उसी साल 5 जुलाई को पारित हुआ। 18 जुलाई को इंग्लैंड के किंग एम्परर जॉर्ज सिक्स्थ की, जो तब तक भारत के सम्राट भी हुआ करते थे, स्वीकृति के बाद कानून और हमारी आज़ादी का बायस बना। इस कानून पर बहस के वक्त इंग्लैंड की संसद में विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल ने इसका विरोध करते हुए न सिर्फ यह कहा था कि भारतवासी स्वशासन के लिहाज से पूरी तरह अयोग्य हैं, बल्कि यह भी भविष्यवाणी भी कर डाली थी कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में निर्मित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे व लोक निर्माण आदि संस्थाओं का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सांपों सपेरे वाले दौर में चला जाएगा, क्योंकि भारतीय नेताओं की जो पीढ़ी हमसे लड़ रही है, यह खत्म होगी तो भारतीय अपने असली रंग में आ जाएंगे। भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके समझ चर्चिल की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने की विकट चुनौती थी। इसके बावजूद भाखड़ा नांगल जैसे आधुनिक भारत के नए तीर्थों के रास्ते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की गर्वीली उपलब्धियों तक पहुंचा, तो इसका श्रेय उसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। यह भी पंडित नेहरू का ही जीवट था कि बंटवारे के वक्त दोनों तरफ की पगलाई हुई हिंसक जमातों को यह साफ संदेश देने में उन्होंने कोई कताई नहीं की। हमारे पास सहअस्तित्व का बस एक ही विकल्प है, सहविनाश। गौरतलब है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व उनके द्वारा पड़ोसी चीन से किए गए बहुचर्चित पंचशील समझौते का भी हिस्सा था। 1962 में जिसे तोड़कर चीन ने देश पर आक्रमण किया, निसंदेह यह बहुत बड़ा विश्वासघात था, जिससे नेहरू टूट कर रह गए। अंततः 1964 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया। धार्मिक संकीर्णतावादियों से निपटने में पंडित नेहरू ने कतई यह नहीं देखा कि उनका धर्म कौन सा है और वे कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं या बाहर के। सितंबर 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में नासिक में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, तो पंडित नेहरू ने उसके मंच से अपनी पार्टी के संकीर्णतावादियों से कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, तो क्या हम भी यहाँ वही करें? यदि इसे ही जनतंत्र कहते हैं तो भाड़ में जाए ऐसा जनतंत्र। फिर उन्होंने सम्मेलन के प्रतिनिधियों से कहा, आप मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो बिना शर्त मेरे पीछे चलना होगा, नहीं चाहते हैं तो साफ साफ कहें, मैं पद छोड़ दूंगा और कांग्रेस के आदर्शों के लिए स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। प्रसंगवश वे एक ऐसे संपन्न परिवार से थे जिसके बारे में प्रचारित था कि उसके सदस्यों के कपड़े देश में नहीं पेरिस में धोए जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में किस तरह की विलासिता रहित जीवन शैली अपना रखी थी। उनके नाती राजीव गांधी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, तो वे ही उन्हें नियमित खर्चा भेजते थे। एक बार राजीव ने उनसे कुछ ज़्यादा पैसों की मांग की, तो उन्होंने लिखा, तुम्हारी परेशानी जानकर पीड़ा हुई, पर मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ तुम्हें भेज पा रहा हूँ वही मैं अपने वेतन से अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरी पुस्तकों की रॉयल्टी भी अब बहुत कम मिलती है, लगता है अब कम लोग मुझे पढ़ते हैं, मगर तुम वहाँ खाली समय में कोई काम क्यों नहीं करते? इस सीख के बाद राजीव गांधी ने खुद कई मामूली समझे जाने वाले काम किए और अपना खर्च चलाया। पंडित नेहरू हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के अकेले ऐसे नायक हैं जो विचारों के स्तर पर अपने समर्थकों या विरोधियों को ऐसी कोई छूट नहीं देते
जिससे किसी सोच के प्रति उनका तनिक भी झुकाव साबित किया गया। स्वतंत्रता संघर्ष और बाद में प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने जैसे बहुलतावादी भारत का निर्माण करना चाहा, उसके मद्देनज़र उनकी और कुछ कहकर भले ही आलोचना की जा सकती हो, यह कहकर नहीं की जा सकती कि उनकी प्रगतिशीलता में कोई लोचा है। उनकी व्यक्तिगत व सार्वजनिक नैतिकताओं में कोई विरोधाभास नहीं था। अगर ये ऑडियो आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।